बच्चों, एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 2, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड भेद कितने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार किसे कहते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तो वह ध्वनि अनुसार कहलाती है, जिसका चिन्ह है अनुस्वार का उच्चारण व्यंजनों के पहले 5 वर्गों के अर्धांश के समान नासिक से होता है। ओके, समझ में आया आपको? जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तो वह ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। जब भी हम कोई भी वर्ड उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे हम पढ़ते हैं भंग, जब हम पढ़ेंगे भंग, अंग जब हम पढ़ेंगे तो हमारे नाक से क्या निकलेगी? हवा बाहर निकलेगी। तो वही है कि वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है, जिसका चिन्ह क्या है? यहाँ चिन्ह है, ये आपका क्या है? चिन्ह। जैसे हम जब लिखते हैं भंग तो ये बिंदी लगाते हैं, पहले ये क्या है आपका? लिख दिए, उसके बाद ये, तो ये क्या हो गया? भंग। तो ये बिंदी आपका क्या है? अनुस्वार है।
ओके, तो उच्चारण व्यंजनों के पहले 5 वर्गों के अर्धांश यानी आधा आधा जो होता है, अर्धांश यानी आधा, जैसे ये ड हुआ, या हुआ, ड हुआ, न हुआ, म हुआ, के समान नासिका से होता है। कभी कभी आप देखते हैं जब हमको लिखना होता है हिंदी, हिंदी, ओके, तो हम हिंदी ऐसे भी लिखते हैं, हिंदी। तो ये हमारी क्या है, अनुस्वार है, यानी आधा मात्रा का भी क्या है, आधा मात्रा में भी आती है। ओके, समझ में आया? सॉरी, जैसे आधा अक्षर में आती है, जैसे ये न है, मैंने यहाँ न लिखा और इसको मैंने यहाँ ये बिंदु लिख दिया, तो ये चंद्र बिंदु, ये बिंदु क्या है, अनुस्वार है। तो यानी व्यंजन के साथ भी हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग। जैसे गंगा, गंगा, शंकर, आज, लिखिए इसको। अब हम पढ़ेंगे कि अनुनासिक किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे, अनुनासिक किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अनुनासिक। अभी आपने क्या पढ़ा कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे कि अनुनासिक किसे कहते हैं। जब किसी वर्ड का, जब किसी वर्ड का, वर्ड का उच्चारण करते समय, हवा नाक और, हवा नाक और मुख दोनों से एक साथ निकलती है, तो वह ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, ओके, समझ में आया? जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से एक साथ निकलती है तो वह ध्वनि क्या कहलाती है, अनुनासिक कहलाती है। अभी आपने पढ़ा कि अनुस्वार जिससे केवल नाक से हवा बाहर निकलती है, जबकि
अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाती है? अनुनासिक कहलाती है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जो ये बिंदी लगी इसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदी कहते हैं। जैसे आँख, ओके, आँख हुआ, हंस हुआ, मुंह हुआ। तो समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ क्या लगाया? चंद्र बिंदु लगाया है आ लिख के, उसके बाद मैंने क्या किया? चंद्र बिंदु लगाया। ये क्या है? अनुनासिक है। और जब यहाँ एक बिंदी होती तो ये क्या हो जाता? अनुस्वार रहता। और मैंने यहाँ चंद्र बिंदु लगाया है तो ये क्या है? अनुनासिक है। यानी जब भी हम पढ़ेंगे आँख, जब पढ़ेंगे आँख यानी आपके नाक और मुंह दोनों से क्या निकलती है? हवा निकलती है। ओके, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट हमारा है विसर्ग किसे कहते हैं? ओके, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग तो आइए जानते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है? इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है। जैसे ओके, आपको समझ में आया विसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा, ये बिंदी जो है, दो बिंदी आपको दिख रही है, का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है। अधिकतर ये क्या है? संस्कृत से हिंदी में आया है। जैसे अतः, ओके। जब हम पढ़ेंगे अतः और मैंने यहाँ क्या किया है? विसर्ग का चिन्ह लगाया हुआ है। तो जब हम अतः पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? हल्का सा ह आ रहा है, अतः। ओके, वैसे हमारा है नमः। ओके, तो क्या आ रहा है? हल्का सा ह आ रहा है। वैसे हमारा क्या है? पुनः।
ये क्या है, बिंदी से मान लीजिए ये हो गया अ त ह, हल्का सा क्या हुआ, ह आया। वैसे इसको जब पढ़ेंगे नम तो क्या जाएगा, न म ह, नम हो जाएगा। फिर उसके बाद पुनः है, उसको जब पढ़ेंगे पुनः, इसको पढ़ के देखिए, आप खुद पढ़िए देखिए। जब इसको पढ़ेंगे अतः नमः पुनः, यहाँ हल्का आ रहा है, ये मैंने देखिए हलंत लगाया है, ये आधा हो जाता है। यहाँ मैंने आपको बताया है कि संस्कृत से कुछ का प्रयोग, मात्रा प्रयोग किया जाता है, इसका उच्चारण हल्के ह, यानी ये हल्का ह यानी आधा ह के समान होता है, जैसे अतः, नमः और पुनः। ओके, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा है अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। ओके, क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। वाह प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के दो भेद हैं। ओके, पहला है अल्प प्राण और दूसरा आपका है महाप्राण। ओके, पहला पढ़ेंगे अल्प प्राण। क्या पढ़ेंगे, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, वह प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम क्या पढ़ेंगे, अल्प प्राण किसे कहते हैं। ओके, अल्प से तात्पर्य है, अल्प से तात्पर्य है थोड़ा कम, और प्राण से तात्पर्य है प्राणवायु, अर्थात जो शरीर के भीतर प्राणों का संचार करती है, प्राणों का संचार करती है, जिन
व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, अथवा तो उच्चारण में हल्का हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अस्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण हैं, जैसे अंग, च, ज, इया, ट, ग, आड़ा, त, ग, न, प, ब, म और य, र, ल। ओके, तो आपको समझ में आया कि अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्प से तात्पर्य थोड़ा कम और प्राण से तात्पर्य प्राण वायु अर्थात जो शरीर के भीतर प्राणों का
संचार करती है, यानी कम, और जो प्राणों का संचार करती है किसमें? शरीर में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अथवा उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। आपने देखा होगा कि स्पर्श व्यंजन में और ये यहाँ दिया है जैसे क क्या है? पहला अक्षर है, ये किसमें आपके आएगा? स्पर्श व्यंजन में ग है, अंग है। अंग आपका क्या है? जब आप लिखेंगे यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग। ओके, ये आपने देखा। तो पहला अक्षर क्या है? क है। फिर तीसरा अक्षर आपका क्या है? ग है। और पांचवा अक्षर आपका क्या है? अंग है। समझ में आ गया आपको? तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर यहाँ मैंने दिया है प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। तो आपका क्या है? क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये आपका किसमें आएगा? अल्प प्राण में आएगा। और स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के पहले अक्षर और तृतीय अक्षर आपके किसमें आएंगे? स्पर्श व्यंजन में, अल्प प्राण में आएंगे। तो ये जो व्यंजन है, व्यंजन का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये आपका किसमें आएगा? अल्प प्राण में आएगा। समझ में आएगा आपको? कोई दिक्कत? ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। नेक्स्ट आपका क्या है? महाप्राण है। तो आइए जानते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। तो हमारा है महाप्राण किसे कहते हैं। तो जानते हैं कि महाप्राण किसे कहते हैं। महा से तात्पर्य, महा से तात्पर्य है अधिक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार, विशेष रूप से सुनाई पड़ता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों
अस्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा उसमें व्यंजन महाप्राण वर्ड है। जैसे ख, ख, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, ह और श, श, ओके। ये हमारे क्या है? महाप्राण है। क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि अल्प प्राण, अब हम पढ़ा है महाप्राण। महा से तात्पर्य अधिक, जबकि अल्प प्राण में क्या था? अल्प का अर्थ था कम और महा से तात्पर्य क्या है? अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार विशेष रूप से सुनाई पड़ता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ओके। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा उसमें व्यंजन क्या है? महाप्राण वर्ड है। जैसे जब हम लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंग। ओके, तो ये ख दूसरा है, ठीक है, और घ क्या है? चौथा है। यानी ये क्या है? ये दूसरे पे है और ये चौथे पे है। तो ये क्या है? दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा उसमें व्यंजन महाप्राण। और ये तो दूसरा, ये हमारा दूसरा क्या है? महाप्राण है। और ये चारों हमारे क्या है? चारों हमारे क्या है? उसमें व्यंजन है। क्या है? उसमें व्यंजन है। तो स, स, ह उसमें व्यंजन, ये हमारे क्या है? महाप्राण है। और स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। किसमें? स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा हमारा क्या था? अल्प प्राण था। और इसमें स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा हमारा क्या है? महाप्राण है। ओके, तो आपको क्लियर हुआ कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब ये आपका लेसन खत्म हुआ। गृह कार्य लिखेंगे। ये आपके नोट्स पे पूरा कंप्लीट होना चाहिए। गृह कार्य लिखिए। गृह कार्य निम्नलिखित
ध्वनियों में अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियां पहचान कर लिखिए। ओके, पंख, आंत, दंत, चांद, आंख, कंस, गांव, संग, हंस, अंजन। ओके, ये आपका क्या है? गृह कार्य है। ये आपको निम्नलिखित ध्वनियों में अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियां पहचान कर क्या करना है? लिखना है कि कौन सी ध्वनि क्या है, अनुस्वार है, और कौन सी ध्वनि अनुनासिक है। ओके, ये आपको किसमें करना है? गृह कार्य में करना है। आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी कॉपी में होनी चाहिए। आपका लेसन 2 क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन 3। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।